अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, हमने बात की डेमोक्रिटस और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जिसने पेशन गोई की थी, एटम की पेशन गोई की थी कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है और वगैरह वगैरह बहुत से हमने उसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं उस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो चलिए इसको समझते हैं। In 1911 by Rutherford performed experiment for the nucleus। न्यूक्लियस के लिए रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट किया था और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थे, मतलब कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स थे, क्या इस्तेमाल किया था रदरफोर्ड ने। तो रिक्वायरमेंट्स में रेडियोएक्टिव एलिमेंट था जो कि पोलोनियम से बना होता है। पोलोनियम से बना होता है जो अल्फा पार्टिकल को रेडिएट करते हैं, और अल्फा पार्टिकल जो है ना वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस होता है, मतलब उसके पास हीलियम के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसका न्यूक्लियस जिस तरह होता है इसी तरह अल्फा पार्टिकल होते हैं, बगैर शेल्स के। मतलब शेल्स होते हैं लेकिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन। एक फोटोग्राफिक फिल्म था ये अल्फा पार्टिकल जो है ना बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी वो होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर नेगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव लेते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म था जो अल्फा डिटेक्टर था, मतलब अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करता था। अल्फा डिटेक्टर एक थिन गोल्ड फॉइल था, गोल्ड से बना हुआ 0.00004 सेंटीमीटर थिन फॉइल, गोल्ड का थिन फॉइल था। 20,000 इसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, मतलब बम्बार्ड किया, बस यही बोल सकते हैं, बम्बार्ड की। ये था रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो कि पोलोनियम से बना होता है, जो अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करता है। इससे अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस जो है ना वो उससे बम्बार्ड होता है। ये था फोटोग्राफिक फिल्म जो अल्फा डिटेक्टर था। ये था थिन गोल्ड फॉइल जो इसने दरमियान में रखा। अल्फा पार्टिकल जब इसने 20,000 अल्फा पार्टिकल जब इसने थिन गोल्ड फॉइल पर छोड़ दिए, मतलब फेंक दिए, तो हुआ क्या, इसमें कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो सीधा चले गए, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो थोड़ा बेंड हो गए, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो रिफ्लेक्ट हो गए, वापस रिफ्लेक्ट हो गए। अब उसके पीछे साइंस क्या है, आओ उसको समझते हैं। जब इसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया ना, तो अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या होता है, वो न्यूक्लियस का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जब इसने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फाइल पर छोड़ दिए तो 20,000 में से 19,990 पार्टिकल जो है वो क्या हो गए, वो बगैर बेंड किए हुए आगे चले गए। ये हो गया हमारा अल्फा पार्टिकल का रेडिएशन। ये जब गोल्ड फाइल पर बम्बार्ड हो गए तो 19,990 पार्टिकल जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म पर डिटेक्ट हो गए कि 19,990 पार्टिकल जो है वो डिटेक्ट हो गए कि हाँ ये बेंड नहीं हुए, ये यहाँ पर लगे हैं। इसमें 8 पार्टिकल जो थे वो थोड़ा बेंड हो गए और 2 पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गए। इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन जो न्यूक्लियस है इससे रिफ्लेक्ट क्यों हो गए। रिफ्लेक्ट इसलिए हो गए क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज या 2 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रेपेल करता है। जब इसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किए तो कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो रिफ्लेक्ट हो गए, मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तभी तो अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुआ है ना। तो 20,000 में से 19,990 पार्टिकल सीधा चले गए। इससे यह पता चलता है कि एटम का ज्यादातर स्पेस जो है ना वो खाली है, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल बगैर बेंड किए हुए डायरेक्ट चले गए। फॉर एग्जांपल, ये हमने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास खाली स्पेस है, इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कुछ नहीं है, ये खाली स्पेस है। तो कुछ पार्टिकल
ये इस खाली जगह से निकल गए। ये बहुत ज्यादा पार्टिकल थे, 19,990 पार्टिकल सीधा चले गए। कुछ दो पार्टिकल थे जो न्यूक्लियस से दोबारा रिफ्लेक्ट हो गए, दो पार्टिकल ऐसे थे जो वापस रिफ्लेक्ट हो गए, और 8 पार्टिकल थोड़ा बेंड हो गए। इससे ये पता चलता है कि ज्यादातर स्पेस एटम का खाली होता है, बस खाली स्पेस होता है। अब चलते हैं हम मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट्स में हम ये बताते हैं ना, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस। एटम के अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज रिफ्लेक्ट हुए ना, रिपेल हुए हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। द अपोजिट चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जांपल हमने एक रस्सी को हाथ में लिया, एक सर को हमने हाथ में पकड़ लिया और दूसरे को हमने बाल से अटैच किया। अब हम इसको घुमाते हैं तो वो बाल जो है ना, वो अपने दायरे से, अपने फील्ड से उस पार नहीं जा सकता, सिर्फ घूमता रहता है। इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह प्रोटॉन का, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट किए होते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से बाहर नहीं जा सके। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि अपोजिट चार्ज है, वो एक दूसरे को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन शेल में घूमता है, बाहर नहीं निकलता। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। न्यूक्लियस जो है ना, वो बहुत छोटा होता है बनिस्बत एटम, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल सामने गए हैं। जब ज्यादा पार्टिकल सामने गए हैं तो मतलब वो बेंड नहीं हुआ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ चार्ज का, उस पर न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। एटम इज न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल है नहीं, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। वो तो चार्जेस है, वो न्यूट्रल नहीं है। एटम तो न्यूट्रल नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि एटम इज अ होल न्यूट्रल है, बाकी एटम न्यूट्रल है नहीं। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी। न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है मास और एनर्जी के लिए। मतलब एनर्जी और मास जो है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थोड़ी भारी होती है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मास और एनर्जी जो है ना, वो न्यूक्लियस की वजह से है। अब हम बढ़ते हैं, ये तो हो गए मेन पॉइंट्स, मतलब वो पॉइंट्स जो सही थे। अब हम बढ़ते हैं गलत पॉइंट्स की तरफ। कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो गलत थे? स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात की रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में और उसके मेन पॉइंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, मतलब वो कौन से पॉइंट्स थे जो गलत थे। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ये मॉडल जो था ना, ये एक्सपेरिमेंट जो था, ये लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के बारे में था, which are applicable to neutral bodies। ये न्यूट्रल बॉडीज की तरफ अप्लाई होता है। मतलब ये जो लॉज है, लॉज ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूट्रल बॉडीज पे अप्लाई होते हैं। और एटम जो है ना, वो तो न्यूट्रल एज अ होल हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, लेकिन इसमें तो चार्जेस है, इसमें प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस तो इसमें है। इसीलिए ये बात उनकी गलत थी कि ये लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के मुताल्लिक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली लॉस एनर्जी एंड अल्टीमेटली फॉल टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है, रदरफोर्ड ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बार बार कंटिन्यूअसली एनर्जी को लॉस करता है और न्यूक्लियस की तरफ आता है। जिस तरह इस डायग्राम में ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या करता है, एनर्जी ड्रॉप करता है, एनर्जी लॉस करता है और न्यूक्लियस की तरफ आ जाता है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाए, मिल जाए, तो वो क्या करता है, फिर ब्लास्ट होता है ना। तो ऐसा तो नहीं होता। बट if electron continuously lost energy then continuous spectrum will obtain। continuous spectrum ये होता है ना स्टूडेंट, आपने वो धनक देखा होगा जिसको हम रेनबो भी बोल सकते हैं। उस रेनबो में आप दो कलर के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब उसके दरमियान एक ऐसा लाइन नहीं होता जो डिफरेंशिएट करता है ग्रीन, ब्लू, येलो या रेड, वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। इसीलिए जब एटम कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस करता है तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पे कौन सा कलर देता है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है। लेकिन असल में तो ये लाइन स्पेक्ट्रम देता है। एटम जो है ना, वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। मतलब लाइन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है, वो कलरफुल स्पेक्ट्रम होता है जिसके दो कलर के दरमियान एक
लाइन होता है वो डिफरेंशिएट करता है कि ये अलग कलर है, ये अलग कलर है। तो ये बात उसकी गलत थी कि वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करता है, लेकिन कंटिन्यूसली लॉस नहीं करता, वो लॉस करता है फिर गेन करता है, ऊपर चला जाता है, फिर लॉस करता है, एक शेल से दूसरे शेल को चला जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी लॉस करता है और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जो है ना बच्चों, ये हमें एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ प्रोवाइड नहीं कर, मतलब ये कोई मालूमात नहीं दे सकता, बॉन्ड कैसे बनता है, रिएक्शन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप इसको जान चुके होंगे और आपकी बारी है, आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है और बुक से पढ़ना है, इसे कॉन्सेप्चुअली याद करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।